अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। SPL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो देखते हैं उसमें बाकी क्या चीज़ें रह गई हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। सो बिजनेस स्ट्रैटेजी में अगर हम वापस आए, क्या मतलब था बिजनेस स्ट्रैटेजी का? बिजनेस स्ट्रैटेजी हाउ टू डील विद कंपटीशन, हाउ टू डील विद कंपटीशन, और कंपटीशन को कैसे हमने डील करना है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। क्या ख्याल है? आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मीन हाउ टू मेक स्ट्रैटेजीज, हाउ टू फार्मुलेट स्ट्रैटेजीज, या हाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर मेड। ये बात थी। क्या ख्याल है? और स्ट्रेटेजिक प्रोसेस में कोई 3 तरह के इंटर रिलेटेड सब प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, mean to analyze current position of the business, that's why it is also called strategic position. And strategic choice, strategic choice mean generating options, evaluating options, selecting best options, that's why it is called strategic option. और तीसरा क्या था? स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन मीन मेकिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चूजन स्ट्रैटेजी, या फिर परफॉर्मिंग एक्शंस अकॉर्डिंग टू द चूजन स्ट्रैटेजी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक चेंज और स्ट्रेटेजिक एक्शन। सो बिजनेस स्ट्रैटेजी, हाउ टू डील विद कंपटीशन, कैसे डील करना है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स 3 इंटररिलेटेड प्रोसेसेस: स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइस, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब है जी टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमने परफॉर्म करना है इंटरनल एनालिसिस। क्या ख्याल है? कैसे हमने इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है? थ्रू पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल, थ्रू 7S मॉडल, या फिर थ्रू 7M मॉडल। पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ही नहीं, हमने परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस भी, which is also called environmental analysis. And a firm operate in 2 types of environment, i.e. industry environment, which can be analyzed by using Porter's 5 forces model, या industry life cycle model. And second environment is macro environment, that can be analyzed using pastel factors or by using Porter's national diamond model. Our position can be analyzed directly. कैसे directly? Through positioning analysis. Now how we can make positioning analysis? Through a single model called SWOT, strength, weaknesses, opportunities, threats. लेकिन पोजीशन को एनालाइज करने से पहले हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस जो है वो डिफाइन करना जरूरी है। पर्पस 3 तरह के होते हैं। एक विजनरी पर्पस मीन मिशन, एक मेजरेबल पर्पस मीन ऑब्जेक्टिव, और एक क्रिटिकल पर्पस मीन स्टेक होल्डर एनालिसिस। लेकिन सिर्फ मिशन नहीं, मिशन स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, अकॉर्डिंग टू बैलेंस स्कोर कार्ड टेक्निक नॉन फाइनेंशियल भी सेट करने चाहिए, और स्टेक होल्डर को भी एनालाइज करना है यूजिंग मेंडलो मैट्रिक्स। तो हमारा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली इसके ऊपर। और अगर पता चला पोजीशन वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने क्या करना है? स्ट्रेटेजिक चॉइस में जाके जनरेट करनी है ऑप्शंस, मीन देखना है पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं,
इवैल्यूएट करनी है ऑप्शंस, मीन हमने क्या करना है, उन ऑप्शंस के प्रॉन्स कॉन्स कॉस्ट बेनिफिट देखने हैं, और हमने क्या करना है, हमने करनी है सिलेक्ट ऑप्शन। हाँ, कैसे हमने ऑप्शंस जनरेट करनी है, उसके लिए हमने इन्वॉल्व होना है, किस चीज में इन्वॉल्व होना है, हमने इन्वॉल्व होना है, देखना है वेयर टू compete। हमने देखना है हाउ टू compete। और हमने देखने हैं क्या मीन्स एंड मेथड्स फॉर बिजनेस ग्रोथ, जिनके थ्रू हम बिजनेस पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कस्टमर खींच के। क्या ख्याल है? वेयर टू कम्पीट में हमने क्या देखना है कि आइदर हमें नई प्रोडक्ट्स के थ्रू कम्पीट करना है या फिर नई मार्केट्स में एंटर होके कम्पीट करना है, जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको नाम दिया जाता है एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ से हमारे पास कुछ 6 स्ट्रैटेजीज जनरेट हो गई। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में रहते हुए 2 स्ट्रैटेजीज हैं, कॉस्ट ना मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट कंसोलिडेशन। एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट। और न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट की सूरत में डाइवर्सिफिकेशन, कौन सी रिलेटेड भी और अनरिलेटेड भी। हाउ टू कम्पीट में भी हम स्ट्रैटेजी जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं? कोई 3 मॉडल हैं हमारे पास। एक का नाम है पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजीज मॉडल। अकॉर्डिंग टू पॉटर जेनेरिक स्ट्रैटेजीज हमारे पास कंपटीशन को डील करने की 3 जनरल स्ट्रैटेजीज हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस्ड निश मार्केटिंग। या हम ऑप्शंस जनरेट कर सकते हैं थ्रू बाउमन्स स्ट्रेटजिक क्लॉक भी। बाउमन्स स्ट्रेटजिक क्लॉक भी, यहां पे हमारे पास कंपटीशन को डील करने की कितनी ऑप्शंस थी? 8 जनरल स्ट्रैटेजीज थी। हाँ, 5 काम की थी, बाकी 3 अनसस्टेनेबल थी। या हम ऑप्शन जनरेट कर सकते हैं। एक और मॉडल हमारे पास जिसे नाम दिया जाता है टॉज मैट्रिक्स का, जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। या हम पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं थ्रू मीन्स एंड मेथड्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ भी। और मीन्स एंड मेथड्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ में हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि व्हाट मिक्सचर ऑफ ऑनरशिप मीन ओ एंड कंट्रोल हमने लेके चलना है, कि हमें ऑनरशिप और कंट्रोल का क्या मिक्सचर लेके चलना है, ओ एंड सी। तो क्या मिक्सचर लेके चलना है? बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू, या ग्रो कर सकते हैं एक्विजिशन ग्रोथ के थ्रू। और इन दोनों में क्या है? बोथ ऑनरशिप भी हमारी और कंट्रोल भी हमारा। या बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं किसी के साथ मिलके, मीन जॉइंट वेंचर के थ्रू, या अलायंसेस के थ्रू। और इन दोनों में क्या है? शेयर्ड ऑनरशिप एंड कंट्रोल। या बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं कैसे? फ्रेंचाइजिंग के थ्रू, लाइसेंसिंग के थ्रू, या फिर आउटसोर्सिंग के थ्रू भी। और इन तीनों में क्या है? सम कंट्रोल विदाउट ऑनरशिप इन इन्वेस्टमेंट किसी और की, हाँ कंट्रोल हमारे पास होगा। तो यहां से हमारे पास सो मैनी ऑप्शंस जनरेट हो जाएंगी। अब उन ऑप्शंस को हमने अगर इवैल्यूएट करना है, या एक ही ऑप्शन है उसे भी इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑप्शंस पे, स्ट्रैटेजी पे अप्लाई करेंगे JSW 3 टेस्ट। क्या थे वो 3 टेस्ट? सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फिजिबिलिटी। और जो ऑप्शन ये तीनों टेस्ट पास कर लेगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। जो इनमें से कोई एक भी टेस्ट उसके अगेंस्ट गया तो वो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगी। सो ये एरिया हमने सारा कवर कर लिया स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का, काफी प्रैक्टिस कर ली। स्ट्रेटेजिक चॉइस के ऊपर हमने कोई एक क्वेश्चन कर लिया,
2 क्वेश्चन कर लिए अभी तक हमने, क्या ख्याल है? एक हमने जीईटी क्वेश्चन कर लिया और एक हमने ग्रीन टेक का पार्ट बी किया हुआ है, ठीक हो गया। और एक मॉडल हमारे पास रह गया स्ट्रेटजिक चॉइस में टॉस मैट्रिक्स, वो भी कवर करेंगे। उसके बाद कोई एक अच्छी केस स्टडी करेंगे तो हमारा ये स्ट्रेटजिक चॉइस का एरिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन है या क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। सो स्ट्रेटजिक चॉइस के एरिया में से टॉस मैट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं। हमने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा, क्या ख्याल है? यहाँ पे हमने कुछ 4 फैक्टर्स कवर किए। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। क्या ख्याल है? ये हमारे पास कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे और ये हमारे पास कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। क्यों पढ़ा हमने स्वॉट? स्वॉट हमने क्यों पढ़ा? पोजीशन को एनालाइज करने के लिए कि इससे हमें हमारी पोजीशन का पता चलता है, ना सिर्फ पोजीशन का, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन का भी हमें पता चलता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पोजीशन को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात अगर और आगे चलाएं तो कहते हैं स्वॉट एनालिसिस सिर्फ पोजीशन को एनालाइज करके ही नहीं देता, आपको पोजीशन स्ट्रांग बनाने की एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है। कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको पता चल गया भाई मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये थ्रेट्स हैं। तो अब सबसे पहला काम क्या करो, देखो कौन सी स्ट्रेंथ किस अपॉर्चुनिटी के साथ मैच करती है, उसके थ्रू अपॉर्चुनिटी पहले कैप्चर करो। क्यों अपॉर्चुनिटीज फौरी कैप्चर करनी चाहिए, अगर आपने फौरी कैप्चर नहीं की तो लॉस्ट हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहला काम क्या करो, पता चल गया स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, देखो कौन सी स्ट्रेंथ के साथ कौन सी अपॉर्चुनिटी मैच करती है, फौरी वो अपॉर्चुनिटी पहले कैप्चर करो, जिससे पोजीशन थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। उसके बाद क्या करो, वीकनेसेस का पता चल गया, अब इन वीकनेसेस को ओवरकम करो, खत्म करो। क्यों? जितनी वीकनेसेस खत्म होंगी उतनी वो क्या बनेंगी, और उससे क्या होगा, आप कुछ और अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने के काबिल बन जाओगे, जिससे पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग मेंटेन हो जाएगी। तो सिर्फ स्ट्रेटजिक पोजीशन को एनालाइज करने में हेल्प नहीं देता स्वॉट एनालिसिस, हमें एक डायरेक्शन भी देता है कि हम अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बना कैसे सकते हैं। क्या ख्याल है? या वो कहता है कि अगर आपने स्वॉट एनालिसिस अप्लाई किया हुआ है तो आप पोजीशन को स्ट्रांग बनाने की ऑप्शंस जनरेट कर सकते हो। एक मॉडल है जिसको नाम दिया जाता है टॉस मैट्रिक्स के थ्रू, और टॉस मैट्रिक्स के थ्रू आप क्या करोगे, ऑप्शंस जनरेट करोगे अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने की। कैसे ऑप्शंस जनरेट करोगे देखते हैं कि अगर आपने स्वॉट अप्लाई किया हुआ है तो फिर ही टॉस मैट्रिक्स के थ्रू ऑप्शन जनरेट होंगी, वरना नहीं। स्वॉट में आपने क्या आइडेंटिफाई की हैं, स्वॉट में आपने आइडेंटिफाई की हैं जी अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। क्या ख्याल है? तो यहां से टॉस मैट्रिक्स के थ्रू आपके पास कोई 4 डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो जनरेट होंगी। क्या 4 ऑप्शन जनरेट होंगी? इस डब्बा में क्या मैच हो रहा है, इस डब्बा में क्या मैच हो रहा है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। तो यहां से आपके पास एक स्ट्रैटेजी बन गई SO। इस डब्बा में क्या मैच हो रहा है, WO। इस डब्बा में ST और इस डब्बा में WT। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप क्या करो, देखो कौन सी स्ट्रेंथ किस अपॉर्चुनिटी के साथ मैच हो रही है, उसके थ्रू आप वो अपॉर्चुनिटी कैप्चर करो। SO का मतलब क्या है, कैप्चरिंग अपॉर्चुनिटीज बाय यूजिंग स्ट्रेंथ, एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज बाय यूजिंग स्ट्रेंथ।
जिससे क्या होगा, आपकी पोजीशन अगर यहाँ पे थी तो अपॉर्चुनिटी कैप्चर होने से थोड़ी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आपके यहाँ पे आ जाओ स्ट्रैटेजी नंबर 2 WO में क्या करो, मिनिमाइज करो अपनी वीकनेसेस, और जब वो मिनिमाइज होंगी तो क्या बनेंगी, स्ट्रेंथ। देन कैप्चर मोर अपॉर्चुनिटीज बाय मेकिंग देम स्ट्रेंथ। सो मिनिमाइजिंग योर वीकनेसेस एंड कैप्चरिंग मोर अपॉर्चुनिटीज बाय मेकिंग स्ट्रेंथ। फिर तीसरी स्ट्रैटेजी आपके पास आ जाएगी ST। अब देखो कौन सी स्ट्रेंथ के थ्रू कौन सा थ्रेट अवॉइड होता है, तब क्या करो, उस थ्रेट को अवॉइड करो, अवॉइडिंग थ्रेट बाय यूजिंग योर स्ट्रेंथ, जिससे पोजीशन थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। मीन सबसे पहला काम क्या करना है, SO कैप्चरिंग अपॉर्चुनिटीज बाय यूजिंग स्ट्रेंथ, जिससे पोजीशन स्ट्रांग होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाना है WO मिनिमाइजिंग वीकनेसेस एंड कैप्चरिंग मोर अपॉर्चुनिटीज बाय मेकिंग देम स्ट्रेंथ, और पोजीशन बेहतर। फिर तीसरी स्ट्रैटेजी पे आना है ST, क्या, अवॉइडिंग थ्रेट बाय यूजिंग योर स्ट्रेंथ, जिससे पोजीशन और बेहतर। एंड पे वो कहता है एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है, और वो क्या है, WT। देखना अब किसी भी तरह से कोई वीकनेस खत्म होती है, कोई थ्रेट अवॉइड होता है, तो अब वो करना है। इधर मैचिंग है, देखना है स्ट्रेंथ के साथ कौन सी अपॉर्चुनिटी मैच करती है, कैप्चर करनी है। इधर मैचिंग है, वीकनेस खत्म करके अब देखना है स्ट्रेंथ बन गई तो उससे अब कौन सी अपॉर्चुनिटी मैच करती है वो कैप्चर करनी है। इधर भी मैचिंग है, देखना है कौन सी स्ट्रेंथ से कौन सा थ्रेट अवॉइड होता है, अवॉइड करना है। इसमें मैचिंग नहीं है, इसमें क्या है, ऑन जनरल आप देखना है कोई वीकनेस किसी तरह से खत्म होती है, कोई थ्रेट किस तरह से अवॉइड होता है, तो वो करना है, जिससे पोजीशन थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। ये जो पहली स्ट्रैटेजी है SO, इसको मैक्सी स्ट्रैटेजी का नाम भी दिया जाता है। मीन क्या करना आपने, अपनी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करनी है बाय यूजिंग योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ्स। ये जो WO है इसे मैक्सी मिनी स्ट्रैटेजी का नाम भी दिया जाता है। मिनिमाइजिंग योर वीकनेसेस या मैक्सिमाइजिंग मीन कैप्चरिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज बाय मिनिमाइजिंग योर वीकनेसेस। और ये जो ST है इसे मिनी मैक्सी स्ट्रैटेजी का नाम दिया जाता है। मिनिमाइजिंग थ्रेट्स बाय यूजिंग योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ्स। और चौथी क्या बनी फिर, मिनिमाइजिंग थ्रेट्स एज वेल एज मिनिमाइजिंग योर वीकनेसेस। सो अगर आपने SWOT अप्लाई किया हुआ है तो आप अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने की ऑप्शन जनरेट कर सकते हो थ्रू टॉस मैट्रिक्स भी। अब समटाइम एग्जामिनर क्या करते हैं, पार्ट A देते हैं कि आप SWOT अप्लाई करें, पोजीशन को एनालाइज करें। पार्ट B में कहते हैं कि पोजीशन स्ट्रांग बनाने की ऑप्शन जनरेट करें। तो कैसे जनरेट करेंगे, टॉस मैट्रिक्स से। एक दफा उसने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर उसने SWOT एनालिसिस खुद अप्लाई करके दे दिया, और रिक्वायरमेंट में कहता है कि आप क्या करो, ऑप्शन जनरेट करो। तो ऑप्शन जनरेट की जा सकती है। हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं। नोट्स में हमें एक क्वेश्चन मिलेगा हैमंड शूज के नाम से। हैमंड शूज, देखो कि पेज 99 शायद होगा। जी सर। मिलता है ऐसा कोई क्वेश्चन? कोई 1-2-2.5 पेजेस की एक छोटी सी केस स्टडी है 50 नंबर की, और की रिक्वायरमेंट A है फॉर 14 मार्क्स, रिक्वायरमेंट B है फॉर 20 मार्क्स, और रिक्वायरमेंट C है फॉर 12 मार्क्स। और हम कवर करने जा रहे हैं रिक्वायरमेंट A ओनली फर्स्ट। पहले सिर्फ रिक्वायरमेंट A रीड करनी है, उसके बाद केस स्टडी रीड करनी है, उसका आंसर फाइंड करना है। रिक्वायरमेंट A अटेम्प्ट करके फिर हमने देखना है B क्या या C क्या। So requirement A of the question, analyze the financial position of Hammond shoes.
पोजीशन नहीं, उसने क्या कहा है, फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज करनी है। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे एनालाइज होती है? थ्रू रेशियो एनालिसिस। और कुछ रेशियोज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जी सर। सेल ग्रोथ है, जीपी मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, और आसान रेशियो कौन सी है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट रेशियो, गियरिंग, गियरिंग क्या कहला, इंटरेस्ट कवर, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री डेज। तो ये कोई 8-9 रेशियो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो यही अप्लाई करके फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज की जा सकती है। लेकिन साथ क्या कहता है, एंड इवैल्यूएट द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 37.5 मिलियन इन अपग्रेडिंग इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी। कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटी अपग्रेड करने में कोई 37.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, उसे भी आपने इवैल्यूएट करना है कि कंपनी करे या ना करे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैसे होगी? एनपीवी निकाल के हो सकती है अगर डिस्काउंट फैक्टर दिया गया हो। क्या ख्याल है? पॉजिटिव आए तो करे, वरना ना करे। क्या ख्याल है? या अगर प्रोबेबिलिटीज दी गई हो, आउटकम के साथ प्रोबेबिलिटीज दी हो, तो फिर ईवी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के भी बताया जा सकता है कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो करे इन्वेस्टमेंट, वरना ना करे। तो देखना पड़ेगा डाटा में क्या चीज़ अवेलेबल है, आइदर एनपीवी का डाटा है या फिर ईवी का डाटा है। ठीक हो गया? सो क्या करना, हमने फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज करनी है रेशियो एनालिसिस के थ्रू, और 37.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करना है कि कंपनी करे या ना करे। रिक्वायरमेंट बी क्या है, सी क्या है, सानू नहीं पता। हम आगे केस स्टडी में। हैमंड शूज वाज फॉर्म्ड 120 ईयर्स अगो। 120 साल पहले कंपनी बनी। 100 साल बाद इंसान सांप बन जाता है और ये कंपनी सांप होगी। बाय रिचर्ड एंड विलियम हैमंड। ओह, दिस मीन इनकी एज तो 100 साल से भी ज्यादा है, शीशनाग हैं। So Hammond Shoes was formed 120 years ago by Richard and William Hammond, two brothers who owned and farmed land in Pita Town in the country of Ireland. At this time, Ireland was undergoing a period of rapid industrial growth and many companies were established that paid low wages and expected employees to work longer hours in the dangerous and dirty conditions. Workers lived in poor housing, were largely illiterate and had a life expectancy of less than 40 years. जो पाकिस्तान के अब हालात हैं, वहाँ पे 120 years पहले ये हालात थे। The Hammond brothers held a set of beliefs that stress the social obligation of employers. हमें एज ए सोशल ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर ऑपरेट करना है, ख्याल करना है सोसाइटी का। Their beliefs guided their employment principles, education and housing for employees, secure jobs and good working condition. इंडस्ट्री में जो मर्जी होता फिर हमें ऐसे चलना है। Hammond Shoes expanded quickly, but it still remained its principles. Today, the company is a private limited company whose shares are wholly owned by the Hammond family. Hammond Shoes still produce footwear in Pita Town, but they now also own almost 100 retail shops throughout Ireland, selling their shoes and boots. The factory and surrounding land in Pita Town is owned by the company, and so are the 100 shops, which is unusual in a country where most commercial properties were leased. लेकिन इसका सब कुछ प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो अपना है। फैक्ट्री, उसकी सराउंडिंग लैंड और जो 100 की 100 शॉप्स हैं, सारी ऑन्ड हैं। In many respects, this policy reflects the principle of the family. They are keen to promote ownership and are averse to risk and borrowing. They believe that all stakeholders should be treated fairly. Reflecting this, the company aims to pay all suppliers within 30 days of the invoice date. These are the standard terms of supply in Ireland, although many companies do in reality take much longer to pay their creditors. लेकिन नहीं, हमने एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबल जो है वो एम्प्लॉयर ऑपरेट करना है, ख्याल करना है एम्प्लॉयज़ का भी, सारे स्टेक होल्डर्स का भी।
The current Hammond family are still passionate about the beliefs and principles that inspired the founders of the company. और बाप दादा की belief को ही आगे follow किया जा रहा है. Recent history. Although the Hammond family is still on the company, it is now totally run by professional managers. The last Hammond to have operational responsibility was Jack Hammond, who commissioned and implemented the last upgrade of the production facilities over 20 years ago. तो लास्ट टाइम अगर हैमंड फैमिली में से किसी ने मैनेज किया था कंपनी को तो वो था जैक हैमंड, जिसने 20 साल पहले कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटी को अपग्रेड किया था. इसमें पिछले 20 सालों में कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटी में कोई अपग्रेड नहीं आया. और पिछले 20 सालों में दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं. ये आईटी टेक्नोलॉजी नामी चीज़ देखी जाए तो शायद 20 साल पहले नहीं होती थी, 20 सालों में आई है. जिसमें कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटी अपग्रेडेड नहीं होगी, आउटडेटेड होगी, एनर्जी एफिशिएंट नहीं होगी, वेस्टेज ऑफ मटेरियल ज़्यादा होगा. क्या ख्याल है? काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं ना पिछले 20 सालों में. सबसे बड़ी तब्दीली क्या आई है पिछले 20 सालों में? सबसे बड़ी तब्दीली क्या आई है पिछले 20 सालों में? आप में से कुछ लोग पैदा हुए होंगे. इन दुनिया को ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली हैं. क्या ख्याल है? तब्दीली है ना ये. 20 साल पहले अगर कंपनी को किसी हैमंड फैमिली के मेंबर ने मैनेज किया था तो जॉक हैमंड था, जिसने 20 years बिफोर अपग्रेड किया था प्रोडक्शन फैसिलिटी को. In the last 5 years, the Hammond family has taken substantial dividend from the company while leaving the running of the company to the professional managers that they had appointed. During this period, the company has been under increased competitive pressure from overseas suppliers who have much lower labor rates and more efficient production facilities. इसलिए प्राइस की बेस पर फॉरेन कंपैटिटर्स को, स्पेशली चाइना को, compete करना औखा हो गया है. क्यों? वो मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, मीन नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू. द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैज डिक्लाइंड रैपिडली and as a result the Hammond family has recently commissioned a firm of business analysts to undertake a SWOT analysis to help them understand the strategic position of the company. SWOT analysis, here is the summary SWOT analysis from the business analyst report. Strength है हमारे पास, weaknesses हैं, opportunities हैं, threats हैं. करना क्या था हमने? फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करना है और कोई 37.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करना है, जिससे अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. लेकिन मास्टर ने कहा था कि आपने पूरी केस स्टडी रीड करनी है, तो करते हैं रीड. तो स्वॉट एनालिसिस में उसने जी स्ट्रेंथ दे दी कि 3 स्ट्रेंथ हैं कंपनी की. क्या स्ट्रेंथ है? सिग्निफिकेंट रिटेल एक्सपर्टीज. Hammond Shoes is recognized as a successful retailer with excellent supply system and bright and welcoming shops, and shops employees who are regularly recognized in independent survey for their excellent customer care and extensive product knowledge. तो रिटेल एक्सपर्टीज अच्छी हैं, शॉप्स अच्छी हैं, शॉप्स के अंदर एम्प्लॉयज़ बड़े नॉलेजेबल हैं कि अंदर कस्टमर एंटर होता है तो उसका पाँव देख लेते हैं कि इसको कौन सा साइज़ आएगा, उसका पाँव देख के, जूता देख के पता चल जाता है कि इसको किस तरह का जूता पसंद आएगा. मीन मुंह देख के चपेट मारना जानते हैं. क्या ख्याल है? सो रिटेल एक्सपर्टीज है कंपनी के साथ, ये एक स्ट्रेंथ है. स्ट्रेंथ है क्या? एक्सीलेंट कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज. Some of the success of Hammond Shoes as a retailer is due to its innovative computer system developed in-house by the company's information system department. IT system अच्छा है. This system not only concerned the distribution of footwear but also its design and development. Hammond is acknowledged by the rest of the industry as a leader in computer-aided footwear design and distribution. कि IT system अच्छा है, उसके थ्रू footwear की डिजाइनिंग अच्छी हो रही है. Strength है significant property portfolio. The factory in Pita town is owned by the company and so is a significant amount of the surrounding land.
All the retail shops are owned by the company. The company also owns a disused factory in the north of Ireland. This was originally bought as a potential production site, but increasingly competitive imports made its developments unviable. The Petertown factory site incorporates a retail shop, but none of the remaining retail shops are near to this factory, or indeed to the disused factory site in the north of the country. तो 3 स्ट्रेंथ है कंपनी की, एक रिटेल एक्सपर्टीज है, दूसरा आईटी सिस्टम अच्छा है, फुटवेयर की डिजाइनिंग कंप्यूटराइज्ड हो रही है, और प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो अच्छा है, फैक्ट्री अपनी है, सराउंडिंग लैंड अपनी है, शॉप्स अपनी है, एक खाली फैक्ट्री भी पड़ी है। क्या ख्याल है? Weakness is high production cost. Ireland is a high labor cost economy, mean labor cost आपकी high है। Weakness outdated production facility जो 20 साल पहले अपग्रेड की गई थी। The actual production facilities were last updated over 20 years ago. Current equipment is not efficient in its use of either labor, material or energy. Wastage ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करती है। और वीकनेस क्या है? रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट साइट, फुटवेयर डेवलपमेंट्स हैज फोकस्ड ऑन इंटरनल सिस्टम रादर देन इंटरनेट डेवलपमेंट। The current website only provides information about Hammond shows it is not possible to buy footwear from company's website, mean online business नहीं हो रहा। करना क्या था हमने? फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करना है और 37.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करना है। अभी कोई वैसी बात नहीं पता चली, लेकिन हमने पढ़ना है। मास्टर ने कहा पूरी केस स्टडी पढ़नी है आपने। क्या ख्याल? सो 3 स्ट्रेंथ मिली हमारे पास। रिटेल एक्सपर्टीज अच्छी है, आईटी सिस्टम अच्छा है, फुटवेयर की डिजाइनिंग कंप्यूटराइज्ड हो रही है, प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो अच्छा है। 3 मसले हैं, लेबर कॉस्ट आया, आउटडेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी है, और ऑनलाइन बिजनेस नहीं हो रहा अच्छा आईटी सिस्टम होने के बावजूद। 3 अपॉर्चुनिटीज हैं, इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड कंज्यूमरिज्म, मतलब कंज्यूमर खर्चने वाला है, शेख नहीं है, पैसे खर्चने वाला है, जिंदा दिल कंज्यूमर है। कुछ नेशंस होती हैं ऐसी जो पैसा खर्चना जानती हैं। ये फिलिपाइन एक कंट्री है, वहाँ के लोगों को मैंने देखा वो अपने पे पैसा बड़ा खर्चते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चते हैं। उनका फीमेल का ज़्यादातर अपना खर्चा जो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है। क्यों? कुदरत ने उनको इतना खूबसूरत नहीं बनाया, फीने फीने से हैं, कद भी छोटे छोटे हैं और बड़े बड़े फीने फीने से नाक, चुनी चुनी सी आँखें, तो इसलिए अपने आप पे बड़ा पैसा लगाते हैं। ठीक हो गया? ऐसे अमेरिका में भी लोग अपने आप पे बड़ा पैसा लगाते हैं, ब्रांड कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा। एक ब्रांड की प्रोडक्ट आ जाए सही, लोग क्या करते हैं, बल्क में वो बाय कर लेते हैं और बाद में डबल प्राइस पे ऑनलाइन सेल करते हैं। भी नाइकी के कोई नया जूता आया है, पागल हो जाती है दुनिया लेने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बल्क में खुद ही बाय कर लेते हैं, बाद में फिर डबल प्राइस पे ऑनलाइन सेल करते हैं और बिकता है वो। सो आयरलैंड में भी क्या है, कंज्यूमर स्पेंडिंग वाला है, इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड कंज्यूमरिज्म डिस्पाइट द डिक्लाइन ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आयरलैंड रिमेन्स अ प्रॉस्पेरियस कंट्री विद हाई कंज्यूमर स्पेंडिंग। Consumer generally have a high disposable income and are fashion conscious. Parents spend a lot of money on their children with the aim of making sure that they get a good start in life. Mean parents बच्चों पे पैसा खर्चते हैं मीन पीछे जायदादें नहीं बना के जाते कि भाई ये लो जायदाद है, बाद में बहन भाई एक दूसरे को मारते रहना, लड़ते रहना, नहीं। वहाँ पे पेरेंट्स बच्चों पे पैसा खर्चते हैं कि इनको इस काबिल बना दो कि कल को ये खुद से अपनी रोटी खा सके, रादर दैन इधर हमारे कल्चर की तरह इनको गधा बना दो, सारी ज़िंदगी आप भी जो है वो कंजूसियाँ कर कर के गुजार दो और उसके बाद जायदादें छोड़ के मर जाओ, और पीछे से भाई भाई को मार रहा है, ये मेरा है, वो कह रहा है मेरा है, ये कह रहा है मेरा है। क्या ख्याल है? जो पाकिस्तान कल्चर में, माशरे में ये चीज़ें चल रही हैं। सो कंज्यूमर स्पेंडिंग वाला है, बच्चों पे पैसा खर्चने वाला है और फैशन कॉन्शियस है, तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है इंक्रीज डिजायर फॉर सेफ फैमिली शॉपिंग एनवायरनमेंट।
A recent trend is for consumer to prefer shopping in safe, car-free environment where they can visit a variety of shops and restaurants. These shopping villages are increasing popular. जो लाहौर में भी अब पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आ गया है, मॉल्स बनने लगे हैं बड़े बड़े, लाइक एम्पोरियम मॉल है, पैकेजिस मॉल है, और लोग वहाँ पे जाके शॉपिंग करने को प्रेफर कर रहे हैं। क्या ख्याल है? दो ज़्यादातर लोग अभी तक यहाँ पे विंडो शॉपिंग ही करने जा रहे हैं, लेकिन उधर कंज्यूमर शॉप पे जाके प्रेफर करता है शॉपिंग को, शॉपिंग विलेजेस में जाने को प्रेफर करता है। सो अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ ऑफ द ग्रीन कंज्यूमर, द नंबर ऑफ ग्रीन कंज्यूमर, ग्रीन मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंसर्न वाला, एनवायरमेंटल कंसर्न वाला, is increasing in Arnet. They are conscious of the energy used in the production and distribution of product they buy. और वो कंपनी जो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन नहीं करती, उसको ये सपोर्ट नहीं करते, बाइकआउट कर देते हैं उसकी प्रोडक्ट्स का। These consumer also expect supplier to be socially responsible. A recent television program on the use of cheap and exploitative labor in Orientaria was greeted with the call for a boycott of goods from that country. जब भी फ्रांस की प्रोडक्ट्स का हमने यहाँ पे बाइकआउट किया हुआ था, इसराइल की प्रोडक्ट्स का हमने बाइकआउट किया हुआ था, हमने इस्लामिक ग्राउंड्स पे किया हुआ था, लेकिन वो एनवायरमेंटल ग्राउंड्स पर करते हैं। One of the political parties in Ireland has emphasized environmental responsible purchasing in its manifesto. It suggests that shorter shipping distance reduce energy and pollution. Purchase locally, support communities and local jobs. क्यों लोकल चीज़ें खरीदोगे तो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं? यहाँ पे। उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे क्रिएट होंगी? यहाँ पे। इम्पोर्टेड गुड्स खरीदोगे तो कहाँ प्रोड्यूस हुई? बाहर। प्रॉफिट भी बाहर गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कहाँ पे क्रिएट हुई? बाहर। तो तीन स्ट्रेंथ है कंपनी की, रिटेल एक्सपर्टीज है, आईटी सिस्टम अच्छा है, प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो है। तीन वीकनेसेस हैं, हाई लेबर कॉस्ट है, प्रोडक्शन आउटडेटेड है, और ऑनलाइन बिजनेस नहीं है। तीन अपॉर्चुनिटीज हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग वाला है, कंज्यूमर शॉपिंग विलेजेस में जाके शॉप करने को प्रेफर करता है, कंज्यूमर ग्रीन अवेयरनेस वाला है। करना क्या हमको? फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज करनी है और 37.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करना है। अभी कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। थ्रेट्स हैं कंपनी के क्या? चीप इंपोर्ट्स, चाइना की प्रोडक्ट्स सस्ती हैं, क्यों? टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस हो रही हैं, लो कॉस्ट। The lower production cost of overseas countries provide a consistent threat. Price competition. It is still much cheaper to make shoes in Orientaria 4,000 kilometers away and transport these shoes by sea, road and train to shops in Ireland, where they can be offered at prices that are still significantly lower than the footwear produced by Hammond shoes. हमारी प्राइसेस ज़्यादा हैं, क्यों? कॉस्ट ज़्यादा है, लेबर भी और प्रोडक्शन फैसिलिटी भी अपग्रेड नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है। थ्रेट है लेजिस्लेशन विद इन आयरलैंड। आयरलैंड हैज़ ए comprehensive legislation on health and safety as well as a statutory minimum wage and generous redundancy rights and payments for employees. The government is likely to extend its employment legislation program. कि लॉ रेगुलेशन पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और गवर्नमेंट और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने का सोच रही है, तो लीगल फैक्टर भी नेगेटिव मीन क्या है? थ्रेट है। तो तीन स्ट्रेंथ थी, एक्सपर्टीज, आईटी सिस्टम, प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो। तीन वीकनेसेस थी, लेबर कॉस्ट हाई होना, प्रोडक्शन फैसिलिटी आउटडेटेड होना, नो ऑनलाइन बिजनेस। तीन अपॉर्चुनिटीज, कंज्यूमर स्पेंडिंग वाला है, फैशन कॉन्शियस है, प्रेफर करता है शॉपिंग करने को, ग्रीन अवेयरनेस वाला है। दो थ्रेट्स हैं, चीप इंपोर्ट्स एंड स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन। रिसेंट स्ट्रैटेजीज, सीनियर मैनेजमेंट। तो पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है कंपनी की? लेकिन वीकनेस स्पेशली ये प्रोडक्शन फैसिलिटी वाली एक बहुत बड़ी वीकनेस है कंपनी की, जिसकी वजह से थ्रेट भी है। क्या ख्याल है? जिसकी वजह से थ्रेट भी है और अल्टीमेटली एनर्जी एफिशिएंट भी नहीं है, और कंज्यूमर क्या है? ग्रीन अवेयरनेस वाला, तो सूरत में कस्टमर भी इफेक्ट हो सकता है। तो बहुत बड़ी वीकनेस है ये।
So recent strategies, senior management and Hammond Shoes have recently suggested that the company should consider closing its Peatone production plant and move production overseas. कहाँ पे? बाहर के कंट्री में जहाँ पे लो कॉस्ट प्रोडक्शन होती है, जैसे ये यूके, यूएसए, यूरोप के बड़े बड़े ब्रांड्स प्रोडक्शन अपनी करते हैं कहाँ पे? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। क्यों? यहाँ पे लेबर सस्ती है, यहाँ पे रेंट सस्ते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ती है, इसलिए वो अपनी प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने भी सजेशन दी कि हम पीटाटाउन फैक्ट्री को बंद करके प्रोडक्शन अपनी ओवरसीज ले जाए। Perhaps outsourcing to establish supplier in Orient area and elsewhere, या फिर आउटसोर्स कर दें प्रोडक्शन। जैसे यूके, यूरोप के ब्रांड यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं, डिफरेंट फैक्ट्रियों में जाते हैं, देखते हैं भाई क्या क्या बना रहे हो, ये दिखाते हैं जी ये हम बना रहे हैं, ये बना रहे हो, अच्छा बड़ा कमाल बना रहे हो यार, चलो नेक्स्ट टाइम इस तरह करना, इसके ऊपर हमारा टैग लगा के सिर्फ हमें ही देना, किसी और को ना देना। आउटसोर्स होगी प्रोडक्शन और प्रोडक्ट ब्रांडेड होगी। तो मैनेजमेंट ने 2 सजेशन दी हैं कि या तो हम प्रोडक्शन ओवरसीज ले जाएं या वहाँ पे कहीं पे आउटसोर्स कर दें कॉस्ट बचाने के लिए। दिस सजेशन वाज इमीडिएटली रिजेक्टेड बाय द हैमंड फैमिली, who questioned the values of the senior management, कि ये तो हमारे बाप दादा की बिलीव ही नहीं है। The family issued a press release with the aim of reaffirming the core values which underpin their business, और जैसे ही पता चला ये बात लीक आउट ना हो जाए, एक प्रेस रिलीज इशू कर दी। The press release stated that in our view the day that Hammond Shoes ceases to be a Peatone company is the day that it closes. Consequently, the senior management team was asked to propose an alternative strategic direction. Mean अगर हम Peatone फैक्ट्री बंद करेंगे, this mean हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे। तो इसलिए सीनियर मैनेजमेंट को कहा गया कि ये बकवास अब कोई और नहीं करेगा, कोई अदर ऑप्शन तो क्या करना है। So the senior management team's alternative is for the company to upgrade its production facility to gain labor and energy efficiency. चलें जी, फिर क्या करें? अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को अपग्रेड कर लें ताकि हम कॉस्ट बचा सकें, लेबर भी और एनर्जी भी। The cost of this proposal is $37.5 million. Oh yes, इसको हमने इवैल्यूएट करना था। At a recent scenario planning workshop, the management team developed that what they considered to be 2 realistic scenarios. Both scenarios predict that demand for Hammond Shoes footwear would be low for the next 3 years. However, increased productivity and lower labor cost would bring net benefit of $5 million in each of these years. Mean next 5 years में कितना हमें जनरेट होगा benefit? 5 million each year. After 3 years, the 2 scenarios differ. The first scenario predict a continued low demand for the next 3 years with net benefit still running at $5 million per year. Mean year 1, 2, 3 में 5 million मिलेगा और year 4, 5, 6 में भी scenario 1 क्या कहता है कि 5 million ही मिलेगा। The first scenario predict a continued low demand for the next 3 years with net benefit still running at 5 million per year. The team felt that this option had a probability of 0.7, लेकिन इसकी probability कितनी है? 0.7। Year 4, 5, 6 में $5 million मिलेगा, benefit probability क्या है? 0.7। The alternative scenario with probability of 0.3 predict a higher demand for Hammond's product due to change in external environment, and this would lead to net benefit of 10 million per year in year 4, 5 and 6. या दूसरी ऑप्शन क्या है कि ईयर 4, 5, 6 में 5 मिलियन की बजाय 10 मिलेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। ऑल एस्टिमेटेड नेट बेनिफिट्स आर बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो। तो इसकी बेस पर अब हम 37.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्या कह रहा है? क्या कहा जी उसने? ईयर 1, 2, 3 में मिलेगा कितना? $5 million इंटू 3 किया तो कितना मिला? $15 million। क्या कह रहा है? डॉलर मिलियन में ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ईयर 4, 5, 6, 8 2 सिनेरियो है।
क्या ख्याल है? एक सिनेरियो 1 है कि ईयर 4, 5, 6 में मिलेगा कितना? 5 मिलियन डॉलर इंटू 3 किया तो कितना आ गया? 15, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी? 0.7। तो यहाँ से कितना जनरेट हुआ? 15 इंटू 0.7 10.5। और उसके बाद हमारे पास सिनेरियो 2 है, उसमें क्या कहा जी उसने? ईयर 4, 5, 6 में हमें मिलेगा कितना? 10 मिलियन डॉलर इंटू 3 किया 30, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। तो 30 इंटू 0.3 किया कितना मिला? सॉरी पक्की बात? 30 इंटू 0.3 3 है, दोबारा चेक कर लो यार। 30 इंटू 0.3 9 टोटल कितना मिला? ईवी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी मिली? 34.5। इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी? 37.5। क्या वायबल है? नो। तो ये वैल्यूएशन होगी 37.5 मिलियन इन्वेस्टमेंट की। हाँ, अगर तो ईयर 4, 5, 6 में सिनेरियो 2 मीन 10 मिलियन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, कोई चांस ज़्यादा है, तो शुरू में चलो 30 + 15 45 फिर तो बेनिफिशियल है करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली नहीं। हाँ, अगर सिनेरियो 1 की प्रोबेबिलिटी भी हाई हो तो फिर भी कितना मिलता है? 15 + 15 30, तो उस सूरत में भी बेनिफिशियल नहीं है। साथ ये भी बात घुमा के कर देंगे, लेकिन इसे क्या मिले? 6 नंबर। बाकी 8 नंबर में मिलेंगे 8 रेशोज डिस्कस करने के, और उसका डाटा नीचे उसने दे दिया। Financial information, the following financial information is also available for selected recent years for Hammond Shoes Manufacturing Division. सेल दी गई है तो 20x5 से 7 तक आप ग्रोथ निकाल लो, 7 से 9 तक ग्रोथ निकाल लो, और देखोगे तो डिक्लाइन हो रही है। दिस मीन कंपनी अपना कस्टमर लूज कर रही है ड्यू टू लोअर प्राइसेस बाय द कंपेटिटर्स विच कैन अफेक्ट कंपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन। तो रेवेन्यू की हेडिंग देखिए, एक बात कर दी। उसके बाद हेडिंग देंगे जीपी मार्जिन की, तो जीपी मार्जिन हम निकालेंगे तीनों सालों के नहीं, फर्स्ट और लास्ट ईयर, 20x5 और 9, बीच वालों को इग्नोर कर देंगे। ठीक हो गया? तो 5 में जीपी ये था, 9 में ये हो गया, और 9 में कम हो गया। दिस मीन कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पा रही, और अगर मैनेज नहीं करेगी तो पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाला जा सकता है, वो भी डाउन हो रहा है। दिस मीन कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर रही। क्यों नहीं मैनेज कर रही? ड्यू टू आउटडेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी, एफिशिएंसी अचीव नहीं हो रही, ये भी पोजीशन को अफेक्ट कर सकती है। 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद आप देखो तो उसने नीचे में ट्रेड रिसीवेबल्स दे दिए, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकल आएगा, और ऊपर पीबीआईटी भी हमें दिया गया, तो रॉस निकल आएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20x5 का भी और 9 का भी। उसको भी हम कंपेयर करके बता दें कि कंपनी अपने एसेट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रही। क्यों? प्रोडक्शन फैसिलिटी आउटडेटेड है, माइट भी उसकी रेक्टिफिकेशन, रिपेयर ज़्यादा रिक्वायर है। 4 बातें होगी। एक इंटरेस्ट कवर रेशियो भी निकाली जा सकती है, इंटरेस्ट ओवर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट दिया गया, फाइनेंस कॉस्ट, बिल्कुल सर, इसकी बात की जा सकती है। उसके बाद नीचे उसने डाटा कुछ और भी दिया हुआ है। इन 20x5 Hammond Shoes पेड ऑन एवरेज देयर सप्लायर इनवॉइस 28 डेज आफ्टर द डेट ऑफ इनवॉइस। इन 20x7 43 डेज, इन 20x9 बाय 63 डेज। तो ये क्या है? क्रेडिटर डेज, जो कंपनी के 28 से 63 पे पहुंच गए हैं, मीन मोर देन डबल हो गए हैं। दिस मीन कंपनी स्ट्रगल कर रही है टू पे इट्स सप्लायर, और इससे सप्लायर्स की डिलीवरी बंद होने से पोजीशन आपकी अफेक्ट हो सकती है। डेटर्स दिया गया, रिसीवेबल्स, डेटर डेज भी निकाले जा सकते हैं। क्या ख्याल है? उसकी भी बात की जा सकती है। ये आपने कोई रेशियोज की बातें कर देनी है, और आपने 6-7 नंबर के लिए ये इन्वेस्टमेंट को वैल्यूड कर दिया, तो ये 14 मार्क्स कंप्लीट हो गए। क्या ख्याल है? एक दफ़ा आंसर रीड करके अटेम्प्ट कर लेना आज से।
कैलकुलेशन आपने रेशो की खुद करके देखनी है, उसकी कैलकुलेशनों पे एतबार नहीं करना। पार्ट ए अटेम्प्ट हो गया। यस सर। अब आगे पार्ट बी में 20 मार्क्स के लिए साथ 4 एडिशनल मार्क्स हैं, प्रोफेशनल मार्क्स भी आपकी आंसर की क्लैरिटी के। So using an appropriate framework or frameworks, examine the alternative strategic option that Hammond Shoes could consider to secure its future position. तो आपने ऑप्शंस जो है वो एग्जामिन करनी है, निकालनी है। चूंकि स्वाट अप्लाई हुआ है तो इसलिए हम ऑप्शंस निकाल सकते हैं किसके थ्रू। अगर स्वाट ना होता तो फिर ऑप्शंस किसके थ्रू निकाली जा सकती हैं। एनजॉफ भी अप्लाई किया जा सकता है, पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी भी अप्लाई किया जा सकता है, बॉमन्स क्लॉक भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि स्वाट है तो इसलिए हम टॉस अप्लाई करेंगे। कितने नंबर? 20। दिस मीन इन 4 हेडिंग्स के अंदर हमने 10 पैराग्राफ बनाने हैं, 2-2 नंबर के। पहले हम हेडिंग देंगे क्या? SO। इसको डिफाइन करेंगे क्या? एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज बाय यूजिंग स्ट्रेंथ। अब कंपनी की 3 स्ट्रेंथ थी, रिटेल एक्सपर्टीज, IT सिस्टम, प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो। और 3 अपॉर्चुनिटीज थी, कंज्यूमर स्पेंडिंग वाला, शॉपिंग विलेजेस में प्रेफर करने वाला और ग्रीन वाला। तो अब देखो कौन सी स्ट्रेंथ से कौन सी अपॉर्चुनिटी कैप्चर होती है, वो बातें करेंगे हम। 2-2 नंबर के पैराग्राफ बनाएंगे। कंज्यूमर स्पेंडिंग वाला है, फैशन कॉन्शियस है और आपके पास रिटेल एक्सपर्टीज़ हैं। क्या ख्याल है? तो आप अपनी ये जो रिटेल एक्सपर्टीज़ हैं इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो फैशन कॉन्शियस कंज्यूमर है इसको प्रॉपर्ली कैप्चर करके अच्छी सर्विसेज दे के अपनी अच्छी शॉप्स के थ्रू कैप्चर करके अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर सकते हो। तो ये एक पैराग्राफ बन जाएगा। कंज्यूमर फैशन कॉन्शियस है और आपके पास IT डिज़ाइनिंग है, तो अगर आप IT सिस्टम के थ्रू ऐसी डिज़ाइनिंग करो जो चीज़ें नए फैशन में हैं उनकी नई नई डिज़ाइनिंग आप दे के, जो हाई फैशन कस्टमर होता है वो हाई पेइंग भी होता है, तो उनको कैप्चर करके आप हाई विलिंग टू पे बनाते हुए अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर सकते हो। कंज्यूमर शॉपिंग विलेजेस में जाके शॉप करने को प्रेफर करता है और आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी पड़ी है, एक फैक्ट्री भी खाली पड़ी है। वो जो खाली फैक्ट्री अगर आप उसको किसी शॉपिंग विलेज में कन्वर्ट कर दो, विलेज में कन्वर्ट करने से क्या होगा, अंदर एक तो एंटर होते ही सबसे पहले आपकी बड़ी शॉप्स, एम्पोरियम, निशात, बाकी ब्रांड्स को भी आप कॉल करके उनसे एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो रेंटल इनकम का, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प दे सकता है। क्यों? कंज्यूमर शॉपिंग विलेजेस में प्रेफर करता है और आपके पास प्रॉपर्टी खाली एक फैक्ट्री भी पड़ी है तो आप बना सकते हो। ये भी एक पैराग्राफ दिया जा सकता है। आउट ऑफ 10 3 बन गए। अब आ जाओ, देखो कोई वीकनेस खत्म करके अपॉर्चुनिटी कैप्चर होनी है। वीकनेस आपकी मेन क्या है? आउटडेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो अगर आप उसे अपग्रेड करोगे तो उससे ग्रीन अवेयरनेस वाला कंज्यूमर आप टारगेट करोगे। क्यों? मोर आप एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ आ जाओगे। क्या ख्याल है? जिससे ग्रीन कंज्यूमर आपको हाई प्राइस पे भी जो है वो प्रेफर करेगा। क्यों? आप ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली बन जाओगे। क्या ख्याल है? और वीकनेस क्या थी? ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है आपके पास, ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहे आप, और कंज्यूमर स्पेंडिंग वाला है, कंज्यूमरिज्म वाला है, और सारा तो नहीं शॉपिंग विलेजेस में जाके वेला परचेजिंग करता होगा, कुछ कन्वीनियंस भी चाहता है। तो आप क्या करो, अपनी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आओ। ऑलरेडी वेबसाइट है, IT सिस्टम भी है, सिर्फ आपने थोड़ा सा डेवलप करना है। तो उसमें क्या करना है, वो शॉपिंग कार्ट ऐड करो, जिससे आप वो कस्टमर जो कन्वीनियंस चाहता है वो भी कैप्चर कर सकते हो। इवन वो एरियाज़ जहाँ पे आपकी शॉप्स नहीं हैं वहाँ से भी आप कस्टमर को टारगेट करके ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हो। तो एक ये भी बात की जा सकती है। फिर आगे ST में स्ट्रेंथ को यूज करते हुए थ्रेट्स को अवॉइड करना है। थ्रेट क्या? आपका चीप इंपोर्ट। चीप इंपोर्ट क्यों है? वहां पे कॉस्ट कम है और आपके पास स्ट्रेंथ है क्या? रिटेल एक्सपर्टीज हैं, IT सिस्टम है आपके पास। तो आपके पास IT सिस्टम है तो आप IT सिस्टम के थ्रू ऐसी डिज़ाइनिंग फुटवेयर की करो जिसमें मटेरियल कम से कम यूज़ हो।
मटेरियल जितना कम यूज़ होगा उतनी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इससे आप चीप इंपोर्ट्स वाले थ्रेट को जो है वो अवॉइड कर सकते हो। प्राइसेस कंपैटिव देते हुए थ्रू लो कॉस्ट आप जो है वो क्या कर सकते हो, पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। क्या ख्याल है? फिर आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो भी है अपना, फैक्ट्रीज हैं अपनी। एक आपकी और भी स्ट्रेंथ है कि आप बीइंग अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर जो है वो ऑपरेट कर रहे हो। अच्छी जॉब देनी है, अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज लूज भी नहीं होने देनी अपने मरने के बावजूद भी। हमें नहीं यहाँ पे फैक्ट्री बंद करके अनएम्प्लॉयमेंट नहीं करनी। तो अगर आप ये चीज़ मार्केट करो, एडवर्टाइज करो कि हम लोकल प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोकल जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छी वर्किंग कंडीशन के थ्रू जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इससे जो कंज्यूमर है वो चीप इंपोर्ट को छोड़ के आपकी तरफ हाई विलिंग टू पे हो सकता है इस सोशल रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर की मार्केटिंग की बेस पर। ये आपकी एक स्ट्रेंथ है जिसको आप यूज करोगे, मार्केट करोगे, किस लिए, चीप इंपोर्ट पे जो कस्टमर जाता है उस थ्रेट को अवॉइड करने के लिए। क्या ख्याल है? फिर लेजिस्लेशन बड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो अगर कहीं पे कोई कंप्लायंस नहीं होती तो आप गवर्नमेंट से वहाँ पे भी लिवरेज ले सकते हो, कंसेशन ले सकते हो। कैसे? ये चीज़ एक्सप्लेन करते हुए कि हम लोकली प्रोडक्शन कर रहे हैं और बीइंग अ सोशल रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर फ्रॉम लास्ट 120 ईयर्स ऑपरेट कर रहे हैं। क्या ख्याल है? तो ड्यू टू कॉस्ट प्रेशर अगर हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो गवर्नमेंट आपको फॉर द टाइम बिंग क्या कर सकती है, कोई लिवरेज भी दे सकती है, कोई कंसेशन भी दे सकती है किस चीज़ के अंदर, लॉज के अंदर, जिससे आप लॉज के थ्रेट्स को जो है वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। तो ये चीज़ भी स्ट्रेंथ के थ्रू थ्रेट्स को अवॉइड करना आगे। मैचिंग मैचिंग मैचिंग। अब देखो कोई भी वीकनेस किसी तरह से ख़त्म की जा सकती है, कोई भी थ्रेट किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। ऑन जनरल कुछ भी दिमाग में आता, मैचिंग नहीं करनी। हाँ, बनाते हो शूज़, हाई फैशन कंज्यूमर है, तो अगर आप फोकस डिफरेंशिएशन पे चले जाओ, एक ऐसे कस्टमर को टारगेट कर लो जिसको हाई क्वालिटी शूज़ चाहिए, तो आप क्या करो, वेरी हाई क्वालिटी विद फाइन प्रीमियम क्वालिटी जो है वो मटेरियल लेदर आप प्रोड्यूस करके दो, और जब मार्केट में उसके पास ऑप्शन नहीं होगी तो आप हाई प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हो, जिससे पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग मेंटेन होगी और आपने एक अपने टाइप ऑफ कस्टमर भी टारगेट कर लिया। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, पोजीशन स्ट्रॉन्ग बता सकते हो, मीन थ्रेट्स को अवॉइड कर सकते हो। मीन अपनी मार्केट ही सेपरेट कर लो, कंपटीशन गया बाहर में, बेशक वो चीप है, आपने अपना एक सेपरेट टाइप ऑफ कस्टमर टारगेट कर लिया। या आप फुटवेयर बना रहे हो तो फुटवेयर में अडल्ट फुटवेयर भी होते हैं और चिल्ड्रन फुटवेयर भी होते हैं, और चिल्ड्रन फुटवेयर एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा है, कि वहां पे मटेरियल बहुत कम यूज होता है और प्राइसेस ऑलमोस्ट अडल्ट शूज वाली चार्ज करते हैं लोग। तो क्या करो, आप टारगेट कर लो चिल्ड्रन फुटवेयर को, उसमें मोर डिज़ाइनिंग जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाओ थ्रू लो कॉस्ट, और वहाँ से आप अपनी एक सेपरेट मार्केट जो है वो चिल्ड्रन फुटवेयर की टारगेट करते हुए, कंपटीशन को अवॉइड करते हुए क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर सकते हो। सो इधर आपने क्या किया जी, अपनी रिटेल एक्सपर्टीज के थ्रू हाई फैशन कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हुए टारगेट करके पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाई। आपने क्या किया, इनोवेटिव डिज़ाइन दे के, नए फैशन से रिलेटेड, ट्रेंड से रिलेटेड दे के कस्टमर को हाई विलिंग टू पे बनाया। अपनी प्रॉपर्टी जो आपके पास पड़ी है उसके थ्रू आपने शॉपिंग विलेजेस बना के शॉपिंग विलेजेस वाले कस्टमर को टारगेट किया। 3 पॉइंट। प्रोडक्शन फैसिलिटी जो आउटडेटेड है उसको अपग्रेड करके आपने क्या किया, ग्रीन कंज्यूमर को टारगेट किया। और आपने क्या किया, वीकनेस थी, ऑनलाइन बिजनेस नहीं था, तो आपने ऑनलाइन बिजनेस पे जाके फैशन कॉन्शियस कस्टमर जो कन्वीनियंस चाहता है या जहाँ पे आपके शॉप्स नहीं है उन कस्टमर को टारगेट किया। मैचिंग, वीकनेसेस क्या ख़त्म की जा सकती हैं, दो, ठीक हो गया। इधर फिर मैचिंग, स्ट्रेंथ्स के थ्रू थ्रेट्स को आपने अवॉइड किया। कैसे?
स्ट्रेंथ थी आपके पास, आईटी सिस्टम अच्छा, फुटवेयर की डिजाइनिंग कंप्यूटराइज, तो आपने ऐसे डिजाइन बनाए जहां पे मटेरियल लेदर कम से कम यूज हो ताकि थ्रू कॉस्ट कटिंग आप क्या कर सको, चीप इंपोर्ट्स प्राइसेस को compete कर सको। मार्केट किया अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर को, जिसकी बेस पर आपने कस्टमर को डाइवर्ट किया टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट्स बाय पेइंग हायर। फिर आपने क्या किया, गवर्नमेंट से भी आपने लॉ रेगुलेशन में लिवरेज कंसेशन ली बाय एक्सप्लेनिंग योर प्रिंसिपल फ्रॉम लास्ट 120 ईयर्स। मैचिंग मैचिंग मैचिंग। और WT में ऑन जर्नल आपने फोकस डिफरेंशिएशन कर लिया, क्वालिटी फोकस या चिल्ड्रन फोकस कर लिया। 20 मार्क्स क्लियर होते हैं। बिल्कुल। पहले आपने इस हेडिंग को डिफाइन करना है, फिर उसके अंदर ये 3 पैराग्राफ बनाने हैं। पहले आपने WO हेडिंग दे के इसे डिफाइन करना है एक लाइन में, फिर ये 2 पैराग्राफ बनाने हैं। उस तरह से इधर भी और इधर भी। एक बड़ा अच्छा आंसर बैक पे दिया हुआ है, प्लीज एक दफा रीड करके अटेम्प्ट करना है। नाउ पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 12 गुड मार्क्स। Advise the Hammond family on the importance of mission, values and objectives in defining and communicating the strategy of Hammond Shoes. Hammond Shoes के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कंपनी की मैनेजमेंट को एडवाइस देनी है रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन, वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव। मिशन, वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव। तो पहले मिशन को पकड़ लें। मिशन का मतलब बताएं क्या है, वाई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, बेसिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी। जो कंपनी का मिशन क्या है, एक तो प्रॉफिट जनरेट करना और साथ बीइंग अ सोशल रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर जो है वो ऑपरेट करना। एंड टू अचीव दिस मिशन कंपनी शुड कम्युनिकेट द मिशन टुवर्ड स्टेक होल्डर थ्रू मिशन स्टेटमेंट। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, अपना ये मिशन कम्युनिकेट करना चाहिए स्टेक होल्डर को मिशन स्टेटमेंट के थ्रू। कैसे, अपनी वॉल्स पे लिख के, अपनी स्टेशनरी पे लिख के, अपनी कम्युनिकेशन पेपर पे लिख के, ताकि स्टेक होल्डर को पता चले किस चीज़ में उन्होंने आपको सपोर्ट करना है। तो उससे मिशन पर्पस अचीव करने में, पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन रखने में हेल्प ली जा सकती है। बिल्कुल। 2 से 3 नंबर के लिए बात करेंगे। फिर आगे वैल्यूज में, वैल्यू का मतलब क्या है, बिलीव्स। और कंपनी की बिलीव क्या है, फ्रॉम लास्ट 120 ईयर्स जो फाउंडर्स की बिलीव थी कि हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर ऑपरेट करना है, केयर फॉर ऑल स्टेक होल्डर, गुड वर्किंग कंडीशन, हाउसिंग, एजुकेशन फॉर द एम्प्लॉइज। बिल्कुल। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, अपनी ये जो वैल्यूज हैं इनको मार्केट करना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए। जैसे ये KNNs वाले करते हैं कि क्या है, हमारा हेल्दी चिकन है, क्यों हम वेजिटेरियन फीड के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन प्रॉपर 50 दिन में हम अपना चूज़ा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, 18-20 दिन में मार्केट में नहीं ले आते। जैसे ये मैकडॉनल्ड वाले कर रहे हैं, विजिट आवर किचन। इनको शक है तो आके विजिट करो, हम आपको दिखाते हैं कितना हाइजीनिक हम प्रोडक्शन करते हैं। तो कंपनी को भी अपनी ये जो बिलीव्स, वैल्यूज हैं जो पास्ट 120 ईयर्स हैं, इन्हें मार्केट करना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए, जिससे आप कस्टमर को टूवर्ड्स इंपोर्ट गुड्स जो है वो मूव होने से रोक सकते हो। मार्केट करना चाहिए कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर ऑपरेट करते हैं, तो कस्टमर आपको ज़्यादा प्रेफर करेगा, इवन ऑन हायर प्राइसेस भी, टू मेंटेन योर स्ट्रेटेजिक पोजीशन। कुछ 3 नंबर के लिए इसकी बात करेंगे। 3 नंबर 6 हो गए। अब आगे बात किसकी, ऑब्जेक्टिव्स की, कि कंपनी की परफॉर्मेंस लो जा रही है तो कंपनी को इसे इंप्रूव करने के लिए क्या सेट करने चाहिए, अपने गोल ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए, कुछ टारगेट सेट करने चाहिए जो आपको देने हैं, किसको, एम्प्लॉइज को, मैनेजर्स को, सो दैट दे अचीव टारगेट टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वो जो टारगेट सेट करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, अकॉर्डिंग टू बैलेंस स्कोर कार्ड टेक्निक नॉन फाइनेंशियल भी होने चाहिए। और क्या क्या होने चाहिए, फाइनेंशियल की 2-3 एग्जांपल दो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए, सेल ग्रोथ होना चाहिए, कस्टमर परफॉर्मेंस, कस्टमर सर्वे इम्प्रूवमेंट, कस्टमर एक्सटेंशन, कस्टमर रिटेंशन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च।
Employee performance, minimizing employees absenteeism, employee turnover. और then internal business processes like efficiency जो last 20 years से नहीं थी, effectiveness, innovation, flexibility. 6 नंबर के लिए ये अप्लाई करेंगे, फिर जाके हमें ये 50 नंबर पूरे मिल गए। क्या ख्याल है? अटेम्प्ट हो जाएगी केस स्टडी ये? नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये अटेम्प्ट करनी है 50 नंबर की केस स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ।